जय हिंद दोस्तों, आप सबके एक बार फिर से वेलकम है। 7 बज चुका है और आप सबके लिए सबसे पहला हम ये बता दें कि एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपका हम प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो अब समय नहीं रहा कि आप नया कुछ पढ़ें। अब समय है कि जितना ज़्यादा रिवीजन करें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, वही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो दोस्तों नया पढ़ने से बेहतर है कि जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस सेशन आप सबके लिए हम लेकर चल रहे हैं, उसी कड़ी में ये तीसरा सेशन है। आप अगर पिछले 2 सेशन को नहीं देखे हैं तो इस सेशन को देखने के बाद से उस सेशन को भी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मिल जाएगा, उनको भी जरूर आप देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आपको हम दें उसका वो समय पर आप तक पहुंच सकें, उसका इंफॉर्मेशन आप तक जा सकें। चलिए इस सिलसिला को शुरू करते हैं। आज का सेट की शुरुआत करते हैं। सेट तीसरा होगा। सेट का पहला क्वेश्चन नहीं, आज का पहला क्वेश्चन सेट का क्वेश्चन नंबर 41। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन है कि √2 - 2 √a 15। ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। तो देखिए ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है जिसको हमने छोटे ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालने का सबसे सटीक तरीका यह है कि यहां से हम लोग 2 को छोड़ देते हैं। अब जो संख्या बची उसमें से एक ये परिमेय और ये अपरिमेय है। अब तरीका ये है कि जो अपरिमेय संख्या उसको 2 पार्ट में आप ऐसे तोड़िए कि दोनों को ऐड करने पर परिमेय संख्या के बराबर आ जाए और दोनों को गुणा करने पर फिर ये जो नंबर 15 दिख रहा है उसके इक्वल आ जाए। तो आपके दिमाग में आएगा क्या? आपके दिमाग में आ जाएगा 5 और क्या 3। ऐसे 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 5 और 3 को इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इस पर भी रूट, इस पर भी रूट लेना है। बीच में प्लस हो तो प्लस डालेंगे, बीच में माइनस हो तो आप माइनस डाल दीजिएगा। बस इतना कीजिए और ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ये आंसर बना और ये ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो आज का ये पहला क्वेश्चन सेट का ये क्वेश्चन नंबर 41 है। जिस सेट को हम करा रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 41 से मैथ के सेक्शन शुरू हो रहा है। आप सेट लगा रहे हैं हमारे साथ, तो आप जीके जिस नहीं पढ़ रहे हैं कि आप ऐसे सुनेंगे, आप कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ जब भी क्लास करें तो आप जरूर बैठे और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें आप, क्योंकि अब समय नहीं है कि आपको सिखाया जाए, अब समय है कि आपको स्पीड बढ़ाया जाए, आपकी स्पीड को बढ़ाया जाए, आपकी स्पीड को बूस्ट किया जाए। तो आप जल्द से जल्द, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें, आपको क्वेश्चन दिखाई दिया तो क्वेश्चन पढ़कर आप तुरंत लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप समझिए कि युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब आपको युद्ध के मैदान में उतरना है। अब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब फाइनल आप कैसे समझिए कि आपको जो है ना अपने आप को दिखाना है, साबित करना है, ठीक है। तो इसमें आपको हम स्पीड बढ़ाने का प्रयास करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 45 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले 45 के गुणनखंड निकालें। तो 45 का एक गुणनखंड 1 होगा, दूसरा गुणनखंड 3 होगा, तीसरा गुणनखंड 5 होगा, चौथा 9 होगा, पांचवा 15 होगा और एक 45 होगा। तो 45 के सारे गुणनखंड होगा। गुणनखंड मतलब क्या कि 45 को विभाजित करने वाली, विभाजित मतलब काटने वाली, पूर्णतः विभक्त करने वाली संख्याएं हैं, यही 45 के फैक्टर कहलाएंगे। अब इनमें कितनी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य है? तो एक तो अभाज्य संख्या में 3 हो गया और एक क्या हो गया 5 हो गया। एक को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं। तो 45 के गुणनखंडों में अभाज्य कितने हैं? तो 2 है। क्वेश्चन के आंसर बनेगा 2 किस ऑप्शन में है? 4 में है। तो इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ये था 42। क्वेश्चन नंबर आइए 43। 283 को 22 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? एकदम आसान क्वेश्चन। 283 को भाग करते हैं किससे? 22 से। शेष क्या आएगा? 22 से कम 22 बच गया 6, 3, 22 दूना की 44, 63 था तो इधर से आपका 13 और 6 19,
शेष कितना आएगा 19, आंसर बनेगा 19। ऑप्शन देखोगे दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपके सारे मिक्स करके आएंगे तो छोटे क्वेश्चन भी आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को छोटा नहीं समझना है, वो मार्क्स में तो उतने ही नंबर का है। तो कई बार होता है ना कि भाई आप छोटे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, माइनर मिस्टेक हो जाता है जिसकी वजह से आप उसमें उलझ कर आ जाते हैं। तो छोटा नहीं आगना है, बस आपको प्रैक्टिस इक्वली करते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद से 44, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? तो कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं है आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई कि संख्याएं 4 से कब कटती हैं। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक है, यानी कि इकाई और दहाई वाले जो 2 अंक हैं, अगर वो 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। अगर वो 4 से नहीं कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। ऑप्शन से बनाएंगे इसको। तो जो पहला ऑप्शन है, देखो क्वेश्चन नंबर 44 का जो पहला ऑप्शन है उसमें देखो अंतिम 2 अंक 24 से जो 4 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। दूसरा ऑप्शन देखो, उसमें जो अंतिम 2 अंक है वो 52 है, 13 चौके 52, 4 से कट जाएगा, दूसरी संख्या भी, दूसरे ऑप्शन की संख्या भी 4 से कटेगी। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा उसमें अंतिम 2 अंक 50 से जो 4 से नहीं कटेगा, यानी कि इस संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। और जो नहीं कटेगा वही हमको चुनना था, यानी कि यानी कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग तीसरा आंसर उठेगा, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का जो नहीं कटेगा वही बताना था। तो कौन नहीं कट रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में जो संख्या है वो नहीं कट रही है, तो ऑप्शन 3 ही इसका क्या बनेगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 था। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चन को लगा भी पा रहे होंगे। आपको लगाना है, स्पीड बूस्टर क्लास है ये, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम आपके लिए सेशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखे वैसे आपको प्रयास करना है कि हम बनाएं, बैठ नहीं रहना है। कहानी नहीं चल रहा है कि भाई आप एकदम ध्यान लगा के कहानी सुन रहे हैं। आपका प्रयास होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन दिखे आप उसमें लग जाइए, बनाइए, और बाकी अगर कोई फंस रहा है तो आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद से 45 में क्या है कहानी? बोला है कि भाई ये संख्या है 9 से विभाजित है, पी का मान क्या होगा? देखो संख्या क्या है, 4 है, 3 है, उसके बाद से पी है, 4 है, 5 है, ये 9 से विभाजित है, पी का मान क्या होगा? अच्छा देखो 9 से कोई कट संख्या कब करती है? तो जब अंकों का योगफल 9 से कटे। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप दी गई संख्या में अंकों का ऐसा ग्रुप बनाइए कि उन अंकों को जोड़ने पे जो वैल्यू आए वो 9 से कटता जाए, उसको हटाते जाइए। तो आप देखो यहां से 4 और 5 का ग्रुप बनाएंगे तो 4 5 9 जो कि 9 से कट जाएगा, हटा दीजिए। अब ये बच गए, तो अगर ये पूरी संख्या 9 से कट रही है इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अंक बच गए इनको जोड़ने पर जो आएगा वो 9 से कटेगा। तो जोड़िएगा तो देखिए 4 3 7 मतलब 7 प्लस पी है, और ये किससे कटना चाहिए? 9 से। तो आपको बताना है कि भाई पी का ऐसा मान क्या हो जिससे कि भाई ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाए। तो पी का मान वही होना चाहिए जिसको यहां पर रखने पर, दोनों को जोड़ने पर 9 से कटने वाला हो। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है? 2। तो देखिए 7 2 9, 9 9 से कट जाएगा, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। 2 आंसर बनेगा और 2 किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट में है। 45 नंबर का आंसर बनेगा ऑप्शन पहला। ऑप्शन कौन सा? पहला। क्लियर? 45 के बाद से आइए 46 पे। 46 में क्या कर रहे हैं भाई? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहे कि एल एक काम को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, एम उसी काम को 45 दिन में। एल एम तथा एन मिलकर उसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, एन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ऐसा क्वेश्चन हमने इसके पिछले सेट लगाए थे तो उसमें मिला था। देखिएगा तीनों मिलके काम करें तो 9 दिन में, तो एक दिन में 1/9। ये एल एम और एन, इसमें तीनों का एक दिन का काम है। एल एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/30, और एम एक दिन में कितना करेगा? तो 1/45। तो हमने एल और एम के काम को हटा दिया, इसमें तीनों थे, एल एम एन तीनों थे, इसमें से एल और एम हटा दिए, तो जो बचा ये किसका बचा? एन का बचा। कितने दिन का? तो एक दिन का काम बचा।
अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखो एलसीएम 90 आएगा, ये तो 10 रहा और ये 30 तिहाई 90, 45 गुना के 90, 5 घट गया तो ऊपर में तो आएगा 5, नीचे 90, 5 एकम 18, 5 90, 1/18 मतलब एन एक दिन में 1/18 भाग काम करेगा। इसको उल्टा कर दोगे कितना आएगा, 18 आएगा। मतलब पूरे काम को अगर आप एन से कराओगे तो 18 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का 3 नंबर। तीसरा इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर था ये 46 के बाद से 47 पर आएंगे। आप एकदम लगे रहिए भाई, इस बार तो एकदम आर या पार की बात है। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा कोई नहीं जानता है, तो इस मौके को भुनाना है। सरकारी जॉब की तैयारी जब आप करते हैं ना तो किसी बोर्ड की एग्जाम नहीं दे रहे होते हैं आप, यहां पे मौका मिलता है, मौका अपॉर्चुनिटी मिलता है। ऐसा बार बार आपको हर साल नहीं मिलने वाला। अब 2022 के लास्ट में आपको ये मौका मिल रहा है, 2023 में एग्जाम होगा, 2023 के आपको जो है अगस्त सितंबर तक पूरी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद से फिर वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इसका कुछ तय है नहीं। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि इसी बार हमारा सिलेक्शन हो और बाकी अपने दोस्तों के साथ अपना एंजॉय करें लाइफ को। अब ऐसा नहीं कि आप इसमें अटक ही रह जाए और आपके दोस्त आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं वो नौकरी लेकर चले जाएं, अब बाकी लाइफ को एंजॉय करें, आप वही के वही रह जाए। तो इस बार आर या पार की लड़ाई है, इस बार एकदम फाइनल सिलेक्शन लेना ही। क्वेश्चन नंबर 47 करें, एक पाइप एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। टंकी की सतह में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 16 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भारी हो तो छिद्र टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। देखिए भाई, जब भी दो तरह की पाइप की बात हो, उसमें से एक भरने वाला हो एक और खाली करने वाला हो, तो उसमें से आपसे भरने वाले का टाइम पूछे या खाली करने वाले का टाइम पूछे या दोनों का पूछे, आप याद रखिएगा तरीका, समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर। तो 14 गुणे 16 और ये 16 माइनस 14, बस ये कर देना है। काटोगे देखो ये 2 है, 2 8 16, 14 8 112 घंटे का समय लगेगा और 112 यानी कि ऑप्शन नंबर ये पहला क्वेश्चन नंबर ये 47 था। उम्मीद है कि आप बनाए भी होंगे। 47 के बाद 48 बाजी 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल हमको लग रहा है और इसमें आयत की बात की जा रही है। आयत है भैया, आयत के बारे में तो आप जानते ही, आयत रेक्टेंगल, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो जानते ही ना। हाँ बिल्कुल जानते हो भाई। देखो एक आयत की लंबाई चौड़ाई 8:4 के अनुपात में आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई क्या है? देखो भैया, आयत का जो परिमाप है 240 सेंटीमीटर है। जब ये परिमाप है तो नीचे क्या रखोगे आप, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 8:4 है। देखो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8 और 4 दिया है। ये परिमाप है ऊपर तो नीचे परिमाप। पूछा क्या है, चौड़ाई कितना पे, 4 पे। 8 4 12 दूना के 24 काटोगे 10 बार में और ये 4 दहिया 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। आंसर देखोगे ऑप्शन से तो ऑप्शन 2 नंबर क्लियर। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आयत का सवाल था। क्वेश्चन नंबर ये रहा 48 के बाद से आज 49 पे करे क्या दिए कि बिल में 45% तथा 10% के 2 क्रमागत छूटों के बीच का अंतर 52 रुपए का है। बिल की कुल राशि बताइए। मतलब ये है भाई कि आप गए कहीं पे सामान लेने तो आपके पास 2 ऑप्शन था कि आप या तो एक तो 45% का एक सिंगल डिस्काउंट ले लीजिए, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लीजिए। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। अब दोनों में हिसाब बैठाते हैं तो आपको पता चलता है कि दोनों में 52 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो बिल की कुल राशि बताना है। तो ये तो बताओ, सक्सेसिव डिस्काउंट है तो क्रमागत डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कैसे बदलते हैं, आपको तरीका पता होगा कि ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100। ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए है और ये बी है, क्लियर। तो ये 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10 बट्टे क्या करोगे आप, 100 करोगे। काटोगे यहां से खत्म तो कंप्लीट कितना आएगा,
19%, यानी कि जो पहला डिस्काउंट है वो 45% का है, जबकि ये दो डिस्काउंट दिखाई दे रहे हैं ये रियल में कितने के हैं, 19% के हैं। अब इन दोनों डिस्काउंट में रुपया के आधार पर डिफरेंस देखोगे तो 52 रुपये का अंतर है, और चूंकि अंतर ये है तो नीचे भी क्या रखोगे, 45% माइनस 19% ऐसे रखोगे ना। बिल की कुल राशि निकालना है, हमेशा 100 पे निकलेगा। देखो अंतर कितने का है, 26 का है, तो ये 26 दूना के 52 और 100 में 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 200 रुपया। तो बिल की कुल राशि 200 रुपया होगी। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन दूसरा, प्यारा सा सवाल था ये, ऑप्शन 2 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर, दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थे 49, 49 नंबर सवाल था, 49 सेट का था, आज का 9वां क्वेश्चन था। तो बस एकदम लगाते रहो, कमेंट करते रहो। कमेंट हम देखते नहीं है भाई, अब हम पढ़ाएं कि कमेंट देखे, बताओ। कमेंट वगैरह हम देखते हैं, मतलब देखते हैं पढ़ाने के बाद से जब हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि कमेंट हम देखते नहीं है, फिलहाल पढ़ाने के टाइम पे हम कमेंट वगैरह कुछ, ठीक है। बस आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते रहिए, एकदम मगन होके पढ़ते जाइए भाई। कमेंट या नाम लेने से क्या हो जाएगा बताओ, नाम ले भी ले आपका, चिल्ला चिल्ला कर बोल भी दें, उससे कुछ होना है, कुछ नहीं होना है। सिलेक्शन लो, पढ़ाई करो ठीक से, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई उठाई खिला देना, बस यही है, बाकी क्या, याद रखना दुआओं में। चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 49 तो आपको बता ही दिए, 50 में आ जाओ, 50 की कहानी निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिख रहा होगा आपको। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, 20% का छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा, कितना परसेंट होगा। क्रय मूल्य मान लो भाई 100 रुपया है, अंकित मूल्य जो एमआरपी होगा वो क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है, मतलब 160 रुपया आएगा। क्लियर, आपसे बोला है कि 20% छूट दी जा रही है, तो डिस्काउंट एमआरपी भी मिलता है, तो 160 का 20% छोड़ेंगे तो 160 का लेंगे कितना, 80% काटेंगे तो 16 128, यानी कि 100 की सामान आप बेचेंगे 128 में। डिस्काउंट देने के बाद जो आता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो 100 का सामान बेचेंगे 128 में, तो लाभ कितने का होगा, 28% का होगा, तो 28% प्रॉफिट होगा, वही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन चौथा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 था। 50 के बाद से क्वेश्चन नंबर 51 आ जाइए, 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कमेंट करते रहना, क्वेश्चन दिखे बनाइए, कमेंट कीजिए, हम बता रहे मिलाइए, बैठ नहीं रहना है, बनाते रहना, अपने आप को एक्टिव रखना, एक्टिव, वही आपको बेनिफिट करेगा। कहानी नहीं सुना रहे आपको हम, यहां पर स्किल को इंप्रूव करा रहे हैं आपको। स्किल इंप्रूव कैसे होगा, करने से होगा, सुनने से नहीं होगा भाई, केवल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपका स्पीड बढ़ेगा। तैयारी जो करना था आपने कर लिया, अब समय है उस तैयारी को धार देने का, प्रैक्टिस करके धार आप देंगे। आइए देखते हैं, पी अनुपात क्यू का मान 2:3 है। अगला क्वेश्चन, पी अनुपात क्यू का मान 2:3 है, और फिर क्यू अनुपात नहीं, पी अनुपात दार है, इसका मान आपको दिया है 4:5। सबसे पहले दोनों को मिलाते हैं, मिलाएंगे तो देखो दोनों में 2 पी का मान है, तो पी का मान 2 है, पी का मान 4 है, तो इसमें हम करते क्या है, 2 से गुणा, ताकि बैलेंस हो जाए। अब देखो यहां से पी क्यू और ये आर, पी का मान कितना हो गया 4, क्यू का मान तो 6 होगा ना, और ये आर का मान 5 हो गया। पूछा क्या है, तो पी अनुपात नहीं, पूछा है पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर, पूछा गया। पी क्यू मतलब 4 और 6 तो 10, क्यू आर मतलब 6 5 तो 11, यानी कि आंसर बनेगा 10:11। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर था 51। ठीक है, 51 के बाद से आज ये 52 पे प्रस्थान करते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसे, लेकिन लाहे लाहे बढ़ती जा रही है गाड़ी, रुक नहीं रही है, रुकेगी भी नहीं, एकदम बढ़ती जा रही है, आपको भी बढ़ते चलना है। 52, x/y बराबर 5/4 है, 5x + 6y, 5x - 2y का मान बताइए। आसान सा क्वेश्चन ये भी है, x/y 5/4 है।
आप करोगे यहाँ पे क्या, अच्छा आपसे पूछा क्या है 5x + 6y और फिर यहाँ से 5x - 2y पूछा है। आप सीधे x के बदले में 5 लोगे, y के बदले में 4 लोगे और इस मान को इसमें पुट कर दोगे, रख दोगे। तो ये 5 × 25 = 25 और y के बदले में 4 रखोगे तो 6 × 4 = 24, 25 24 हो जाएगा 49 और ये 5 × 25 = 25, 4 × 2 = 8, घटाओगे आएगा 17। आपका आ जाएगा 49:17 आंसर। क्लियर। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन बनेगा 49:17 किसमें है, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ये था ये 52 पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 52 के बाद से 53 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 53 क्या कर रहा है, कह रहे कि 17 संख्याओं का औसत 12 है, यदि दो संख्याएं 9 और 15 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा हमको याद आ रहा है कि ऐसा हमने सेट 2 में भी एक सवाल देखा था औसत का, बिल्कुल ऐसे ही सवाल था। बोला कि 17 संख्याओं का औसत 12 है, मतलब ये होगा कि आप ऐसे समझिए कि 17 लोग हैं और प्रत्येक ने 12-12 रुपये जमा किया है, प्रत्येक ने 12-12 रुपये जमा किया है। अब उसमें से एक आदमी ऐसा है जो अब जा रहा है और वो अपना 9 रुपये लेकर जा रहा है। तो जब वो 9 रुपये लेकर जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने हिस्से से, ध्यान दीजिएगा, अपने हिस्से से कितना कम ले गया, तो 3 कम ले गया। अपने हिस्से से वो कितना कम ले गया, 3 कम ले गया। एक आदमी ऐसा है जो 15 रुपया लेके गया लेकिन वो दिया कितना था, 12 रुपया, तो अपने हिस्से से कितना अधिक ले गया, तो 3 ज्यादा ले गया। तो देखो यहाँ पे जितना ये कम लेके गया था, मतलब जितना छोड़ के गया था उतना तेल लेके चला गया, तो बात बराबर हो गई। तो जब बात बराबर हो गई तो औसत ज्यों का त्यों रहेगा। तो आपसे पूछा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखो जितना छोड़ के गया था उतना लेकर गया, बात बराबर, मतलब औसत में कोई बदलाव नहीं होगा, औसत ज्यों का त्यों रहेगा। औसत 12 होगा, औसत 12 किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन इस क्वेश्चन क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आंसर बनेगा 12 और 12 किस ऑप्शन में है, 2 में, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको सेट नंबर 2 में भी कराए थे। तो देखो सेट लगाने से फायदा होगा कि भाई कई बार जो है ना क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है, पैटर्न आपको रिपीट होता रहता है, और सबसे बड़ी फायदा होता है ना ये कि सेट लगाते हैं तो आपकी दिमाग का जो है ना कनेक्शन हर तरफ से होता है, हर टाइप के सवाल आपके दिमाग के सामने आते हैं और आप धीरे धीरे उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, हर टाइप के सवाल मिलेगा। जब हर टाइप का सवाल मिलेगा ना तो आपका दिमाग का जो है चौमुखी विकास होगा, चारों तरफ से, चारों, मतलब कि आपके दिमाग में जो भी तमाम तरह की जो भी कैपेसिटी आपका दिमाग की जो भी पार्ट्स हैं, आपके मेंटल जो भी पार्ट्स हैं, वो सब के सब एक्टिव हो जाते हैं। तो सेट लगाने से काफी फायदा आपको। सेट आप जरूर लगाएं, हमारे साथ ही लगाएं, बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 था। 53 के बाद से 54 पे आ जाइए। 54 में क्या कहानी है भैया, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 80% लाभ कमाता है, यदि वस्तु आधी कीमत पर बेचे तो कितना % हानि होगा। देखो भाई, क्रय मूल्य को मान लो कि 100 रुपया, एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 80% लाभ, तो सेलिंग प्राइस 180 होगा, तब तो 80% लाभ होगा। मतलब 100 में खरीदे 180 में बेच दिया आप। लेकिन अब बोल रहा है कि नहीं, अब आप क्या कीजिए ना कि वस्तु को आप आधे कीमत पर ही बेचिए। तब बेच रहे थे 180 में, लेकिन अब बेचेंगे आधे कीमत पर, मतलब 90 में। अब क्या होगा, तो अब सीधी सी बात है भैया, लॉस होगा। 100 में खरीदे थे, 90 में बेचोगे तो लॉस ही तो होगा। कितने % का, 10% का लॉस होगा, 10% हानि होगा। तो 10% किस में है, किसमें है बोलो, 10% किसमें है, तो 10% आपका 54 नंबर क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये 1, देखो ये एक ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 54 के बाद से क्वेश्चन नंबर ये 55 पे आ जाइए। क्या कर रहे हैं 55, एक व्यक्ति को 40% लाभ, एक वस्तु के 40% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया तो लाभ कितना % होगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे सीपी मान लीजिए 100 है, 40% लाभ पर बेचने मतलब 140 में आप बेचेंगे 100 का सामान, 3 गुना कर दीजिए। देखो यहां पर क्या था, आधा, यहां पे 3 गुना, तो 140 का 3 गुना करेंगे 420 आएगा। तो कितना % अब लाभ होगा, तो खरीदे तो था आप 100 में ना, अब 420 में बेचोगे तो बताओ लाभ कितने का होगा, 320 का।
और 320 100 का कितना परसेंट है, तो 320% है, यानी कि अब लाभ आपका 320% का हो जाएगा। 320 100 का कितना परसेंट, 320%। 200 100 का कितना परसेंट, 200%। 500 का कितना परसेंट, 5% ना। जितना बोलेंगे 100 पर बोलेंगे उतना परसेंट आएगा। 1000 100 कितना परसेंट, 1000%। 320 100 कितना परसेंट, 320%। तो 320% का आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन कौन सा है भाई, तो ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर था ये 55 के बाद से 56 पे आ जाओ भाई। करें एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा किया गया, नया मान अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत है। नया मान अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत है, ठीक है। नया मान अपेक्षित मान कितना परसेंट है। देखो 4/3 से गुणा करना था संख्या में, लेकिन 3/4 से गुणा कर दिया गया। अब संख्या क्या नहीं पता है, तो मान लेते संख्या 12 है। अब हमें क्यों 12 मान लिया हमने, संख्या कुछ भी ले सकता हूं, क्यों 12 माना। तो देखो भाई संख्या कुछ भी लोगों ने, तो यहाँ पे 3 से कटाना पड़ेगा और यहाँ पे 4 से कटाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ले लो जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। तो 3 और 4 से कटने वाली संख्या है बहुत सारी, अनगिनत है, लेकिन हमने 12 मान लिया। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, हमने 12 ले लिया। तो संख्या 12 है जिसमें 4/3 से गुणा करना था, लेकिन आपने बाद में निकाल दिया 3/4। तो 3 चौके 12 मतलब 4 चौका 16। तो ये क्या था, पुराना मान, लेकिन आपने निकाला 3/4। तो 4 3 12, तो 3 3 9, ये हो गया नया मान। पूछा क्या है कि नया मान अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत है, मतलब 9 16 का कितना परसेंट है। तो 9/16 गुणे क्या आएगा, 100% आएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो ये 4 चुके 16, 4 से 25 बार में, और ये 25 9 2 से 25/4, 4 5 20, 4 6 24, 56.25% आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो देख लेते हैं भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं क्या है। गड़बड़ी तो नहीं दिख रहा है हमें, गड़बड़ी तो ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा, हो सकता है कि क्वेश्चन में जो बात कहा गया हो उसके हिसाब से ऑप्शन गड़बड़ कर दिया हो, या ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं हो। जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमने बनाई है। तो अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो यही आना चाहिए आंसर, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो हो सकता है ऑप्शन गड़बड़ दिया हो, प्रिंट गड़बड़ हो गया हो, या हो सकता है कि इसमें पूछा कुछ और जा रहा हो लेकिन यहाँ पे टाइपिंग कुछ गड़बड़ हो गया हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमको फिलहाल दिख रहा है उसके हिसाब से आंसर यही आएगा, और ये बिल्कुल सही है, तरीका हमने सही लगाया है, तरीका यही होगा। कैलकुलेशन भी आपका ठीक ठाक है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 था। 56 के बाद से आ जाइए 57, 57। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है तथा बाकी बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तथा उसकी खर्च 20% घट जाए तो उसकी बचत में कितना % परिवर्तन आएगा। देखिएगा, मान लीजिए कि इनकम 100 है, तो 60% जब खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 40। देखिए उसका ये खर्च हो गया और ये हो गया बचत। हम करते क्या है, रेशियो निकालते हैं, 20 3 60 और ये 20 × 40। तो अब हम दोनों को जोड़ते हैं, तो 3 और 2 5। तो देखो ये खर्च है, बचत है, दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम हो गई। आपसे बोला है कि यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, तो ये इनकम है इसमें 20 से गुणा कर देंगे, 20% बढ़ जाए। अच्छा, बढ़ जाए जब बोलेगा ना, बढ़, ये ट्रिक आपको बताया, ट्रिक सीख लीजिए, काम करेगा आपको। जब बढ़ जाए बोलेगा तो प्लस में रखिएगा, बढ़ जाए तो हम प्लस 20 रखें। अगर बोलता कि 20% घट जाए तो -20 कर देते हैं। खर्च 20% घट जाए, देखिए यहाँ पे खर्च ये है, ये घट जाए तो हम यहाँ पे -20 कर दिए। बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, x मान लें 1%। अब इसको हल कर देंगे, x का मान निकालेंगे, x का मान अगर प्लस में आएगा तो बचत बढ़ेगा, x का मान अगर माइनस में आएगा तो बचत घटेगा। ये ट्रिक है, आप ये सीख लीजिए। तो देखो ये 2x और ये 100 हो गया, इधर 60 हो गया, हो जाएगा 160%, 160% आ गया। काटोगे यहां से 80 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 80%, और ये प्लस में आ रहा है। प्लस में आने का मतलब उसकी बचत जो है उसमें इतनी वृद्धि होगी, बचत 80% बढ़ जाएगा।
ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन होगा चौथा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बढ़ेगा 4 नंबर, चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये था 57 नंबर क्वेश्चन। 56 आपको हम इसके जस्ट पहले बता दिए थे, हालांकि उसमें कुछ गड़बड़ी था। क्वेश्चन नंबर 56 में कुछ गड़बड़ी था, बाकी तो हमने सही किया था। उसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से दिखा नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से बनाया था, सही था। ऑप्शन में हो सकता है कुछ गड़बड़ दिया हो, या हो सकता है कुछ पूछा और गया हो, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गया। 56 नंबर सवाल। 57 तो ठीक आपको बता ही दिए। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि भाई यदि थी जल में नाव की गति 35 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 15 किलोमीटर पर आवर है, धारा के अनुकूल 190 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा? नाव को समय निकालना भैया। समय बराबर दूरी बट्टा क्या होता है? चाल। तो बताओ कि दूरी तो दिया है 190 किलोमीटर। अब देखो जब आप धारा की दिशा में जाओगे, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो धारा आपको सपोर्ट करेगा, और धारा सपोर्ट करेगा तो चाल बढ़ेगा। चाल बढ़ेगा तो चाल को हम जोड़ देंगे। 35 और ये 15 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा यहां से। तो ये कुल मिला के हो गया भैया 190 बट्टे में 50 और 1 घंटा काटोगे यहां से, 0 से 0 कट गया। 5 या 15, 5 8 40, यानी कि 3.8 घंटा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 2। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 58। 58 के बाद से फटाफट सीरीज चल रहा है, कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन जैसे दिखे एकदम फटाक से उस पर अटैक करना है, फटाक क्लास अटैक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 था। 58 के बाद 59। दो व्यक्ति 2000 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारे पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकेंड तथा 15 मीटर प्रति सेकेंड गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे आपस में मिलने में कितना सेकेंड का समय लेंगे? देखो भैया ये है, और इधर से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति मान लो कि ये बी है, ये इधर आ रहा है। दोनों के बीच की दूरी जो है 2000 मीटर है। आपसे पूछा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत जब चल रहे हैं तो कितने समय के बाद मिलेंगे? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो देखो दूरी तो 2000 मीटर हो गया, चाल यहां पे करेंगे क्या? जोड़ेंगे, जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा होता है, चाल जोड़ देते हैं। तो एक की चाल 10 है, दूसरे की चाल 15 है, तो 10 प्लस ये 15 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर कट गया, और ये 25 बना, 25 8 है 200, तो ये 80 सेकेंड आपका समय आएगा। 80 सेकेंड किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन चौथा। इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं, आखिरी दहलीज, आखिरी क्वेश्चन आज का। करें कि समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज योजना में 2 वर्ष के बाद 1200 रुपया और 1290 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज का दर 15% मूलधन पूछा है। देखो भाई क्वेश्चन बस इतना है कि 2 साल के एसआई है, 2 साल के सीआई है, रेट 15% है, मूलधन पूछा हुआ है। तो पिछले सेट में भी आपको बताए थे कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर बराबर P × R/100, याद है क्या? होल स्क्वायर। एसआई 1200 है, सीआई 1290, तो अंतर कितने हो जाएगा? 2 साल का 90 रुपया। मूलधन निकालना है, रेट 15% है, बट्टा में क्या करोगे? 100 का होल स्क्वायर। 5 3 15, 5 से कटोगे 20 बार में। क्लियर? तो अब जब P निकालोगे ना, P तो हो जाएगा 90 गुणे ये 9/400 होगा। तो 400 तो ऊपर चला गया भाई, 9 नीचे, 9 नीचे 400 ऊपर चला जाएगा। काटोगे कटेगा 10 बार में, कितना आ गया? 4000 रुपया मूलधन आ गया। 4000 किस ऑप्शन में? ऑप्शन पहला। इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। तो आज का सेट खत्म। तो आप बताएंगे ईमानदारी से कि 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने बनाए, कितने सही हुए और कितने गलत हुए। देखिए आखिरी समय चल रहा है, आखिरी समय, लास्ट टाइम है, और ये समय है बस प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जो बच्चा इस समय का सही यूटिलाइज कर लेगा, सही तरीके से काम कर लेगा इस टाइम में, मुश्किल से आपके पास 10-15 दिन बचा हुआ है। जैसी सूचना आ रही है उसके हिसाब से जनवरी में 10 या 12 जनवरी के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है।
तो इस समय अगर आप नहीं लगे मतलब खत्म भैया, आपका गेम ओवर। समय आखिरी है, प्रैक्टिस कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, रिवीजन कीजिए, नया कुछ ना पढ़िए, जितना पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए। चलिए फिर कल मिलेंगे शाम को 7 बजे, याद रखिए 7 बजे आ जाना है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय, गुड लक।